नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरु जी में आपका स्वागत है। दोस्तों, मिडिल ईस्ट का जो इलाका है दुनिया में, ये जहां पर आप इस मैप देख रहे हैं, जहां पर इजराइल है, लेबनान है, जॉर्डन, इराक, सीरिया, ईरान है, इसे मिडिल ईस्ट कहते हैं। ये पिछले कुछ टाइम से बहुत ही एक्टिव हो रखा है। इतना एक्टिव कि मैं समझिए कि कोई भी एग्जाम आप देंगे तो इस जगह से संबंधित सवाल आपको देखने को मिल ही जाएगा। यहां पर इजराइल एक्शन मोड में है। इजराइल लगातार अटैक कर रहा है लेबनान के ऊपर। अभी बगल में लेबनान है, अटैक कर रहा है, और जो ईरान के प्रॉक्सीज हैं उन्हें चुन चुन को मारने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि ये जो प्रॉक्सीज है, प्रॉक्सी का मतलब क्या होता है कि ईरान ने कुछ अपने आतंकी संगठन तैयार करके रखे हुए हैं, जिनका नाम हिजबुल्लाह है, जो कि लेबनान में बेस्ड रहता है, जिनका नाम हमास है, जो कि गाजा पट्टी में रहता है, और कुछ हूती हैं जो कि यमन में रहते हैं। ठीक है, तो इन्होंने प्रॉक्सीज डेवलप की हैं। ईरान ने फंड करता है, पैसा देता है, हथियार देता है, और मकसद क्या है, किसी तरह से इजराइल को खत्म किया जाए, यहूदियों को खत्म किया जाए। ठीक है, अब खबर ये आई है, जो इंटरेस्टिंग बात ये है कि याह्या जो सिनवार हैं, जो कि हमास का फिलिस्तीन का चीफ है, लीडर था, मतलब उसको मार गिराया है इजराइल की डिफेंस फोर्सेस ने। इसको क्या नाम है, याह्या सिनवार, जिसको इजराइल की फोर्सेस ने मार गिराया है। अब ये व्यक्ति जो है, ये क्यों इंपॉर्टेंट था और इसको ढूंढ के मारा क्यों गया, ये जानना बहुत जरूरी है। इसके पीछे एक बहुत अच्छी कहानी है, एक प्यार और धोखे की कहानी है, जिसको जानना बहुत जरूरी है। और पहले से, इससे पहले ये देखिए, ये शनिवार जो याह्या सिनवार का जो ये फुटेज, एक ड्रोन से लिया फुटेज है, इसको हम पहले देखते हैं। यहां पर आप देखेंगे, पहले इजराइल फोर्स ने याह्या सिनवार का जो इलाका, जो लोकेशन है, वो ट्रेस किया। ट्रेस करने के साथ जो डिफेंस फोर्सेस थी वहां पहुंची, ग्राउंड की जो डिफेंस फोर्सेस थी वहां पहुंची। उन्होंने अपने साथ टैंक लेकर आए थे। टैंक से पहले बिल्डिंग उड़ाया, और जब बिल्डिंग उड़ाया, जैसे देख रहे हैं यहां पर बहुत धूल धूल हो रखा है, बिल्डिंग उड़ गई। उसके बाद भी सिनवार मरा नहीं था, तो ड्रोन जाता है, और ड्रोन का ये फुटेज आप देख रहे हो, ड्रोन जाता है, ड्रोन लोकेट करता है, और माना जाता है कि ड्रोन से गोली निकली और सीधे हेडशॉट लगा और सिनवार की मौत होती है। कंफर्मेशन के लिए इजराइल की आर्मी जहां जाती, डिफेंस फोर्सेस जाती है, तो सिनवार की बीच की उंगली काटी जाती है, वहां से डीएनए सैंपल लिए जाते हैं और उन्हें मैच कराया जाता है। अब डीएनए सैंपल मैच इसलिए कराया जाता है कि कंफर्मेशन हो सके कि सिनवार, ये व्यक्ति जो मारा गया है वो सिनवार है कि नहीं है। डीएनए सैंपल कहां थे? एक्चुअली लगभग 22 साल जो है, सिनवार जो था वो इजराइल के जेल में था। 22 साल वही सैंपल लिए गए थे। 2011 में प्रिजनर्स का स्वैपिंग हुई, यानी कि कुछ व्यक्ति इधर से उधर गए थे और कुछ प्रिजनर्स इधर से उधर गए थे, तो सिनवार को छूट गया था 2011 में। ठीक है, और 11 के बाद से ही वो लगातार एक्टिव था इजराइल के खिलाफ। और क्या प्लान था, जो उसको जानना बहुत जरूरी है। अब प्लान ये था, यहां तो हमने समझ लिया कि भाई सिनवार जो थे वो 2011 में छूटा, उसके बाद से लगातार एक्टिव था। ये व्यक्ति जो है, ये जाता है ईरान। ये व्यक्ति जो है, ये ईरान जाता है, और ईरान से कहता है कि एक ऐसा जख्म देंगे इजराइल को कि वो याद रखेगा। ऐसा जख्म जो हॉलोकॉस्ट, यानी कि जो हिटलर ने किया था, जो जितना यहूदियों को मारा था, उससे बड़ा हॉलोकॉस्ट मतलब यहां पे किया जाएगा। इनफैक्ट जो 9/11 हुआ था, जिसमें अमेरिका का WTO जो बिल्डिंग थी उड़ा दी गई थी, जो किसका नाम क्या था, उसामा बिन लादेन ने किया था, वैसा ही कुछ हम करते हैं, जिससे कि इजराइल ना सिर्फ याद रखे बल्कि आगे आने वाली जनरेशन याद रखे। 2011 के बाद से एक प्लानिंग बनाई जाती है। प्लानिंग है कि थोड़ा सा तैयारी की जाए और थोड़ा धोखे में रखा जाए इजराइल को। धोखा के लिए क्या रखा जाएगा? पहला तो समझिए कि सिनवार जो है, ये फोटो सिनवार की नहीं है, सिनवार जो है ईरान के पास आता है और कहता है कि हमें कुछ फंड चाहिए, कुछ पैसा चाहिए। लगभग $10 मिलियन ईरान देता है इनको। कहता है कि चलो इससे आप शुरुआत करो, कि आप पहले फंडिंग लो, थोड़ा सा काम शुरू करो, और उसके बाद लगभग $2 से $3 बिलियन का फंड जो है हमास और डिमांड करता है कि हाँ भाई हमें चाहिए होगा। सो ईरान बोलता है हम तुम्हें दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी काम स्टार्ट करो। 2011 के बाद से एक प्लानिंग तैयार की जाती है, और प्लानिंग ये होती है कि इजराइल को थोड़ा धोखे में रखना है। अच्छा, अब इजराइल की बात करते हैं। अब चूंकि इजराइल 1948 से जब से पैदा हुआ है, जब से ही वो एक्शन मोड में है, लगातार लड़ाई चलती रहती है अगल बगल कंट्रीज से, कभी हमास, कभी ये कोई।
तो एक समय ऐसा आता है जहां पर इजराइल को लगता है कि थोड़ा सा बीच का रास्ता निकालते हैं और थोड़ा सा, अब कितना लड़ेंगे भाई, 50-70 साल हो चुके हैं, कितना लड़ाई लड़ी जाए, थोड़ा बीच का रास्ता निकाल के थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं, कुछ और चीजों के रास्ते एक्सप्लोर करते हैं। इसी बीच में एक डील होती है कि इजराइल को लगता है कि यार देखो, जो हम गाजा में लोग हैं, ठीक है, गाजा में फिलिस्तीन के लोग हैं, ठीक है, और हमास एक टेररिस्ट पॉलिटिकल पार्टी है, मतलब ऐसा संगठन जो कि पॉलिटिकल पार्टी भी है और जो टेररिस्ट एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व रहता है। अब इसका मतलब ये नहीं होता कि पूरा का पूरा फिलिस्तीन है, कुछ लोग हैं, हो सकता है कि पूरे का पूरा फिलिस्तीन जो है इनसे हमदर्दी रखे, वो अलग बात है, लेकिन हम मान लेते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो हमास संगठन के अंदर हैं, जो कि राजनीतिक और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करते हैं। अब हमास एक प्लानिंग करता है कि कैसे इजराइल को धोखा में दिया जाए। इजराइल चाहता है कि भाई थोड़ा सा मामले को कूल डाउन किया जाए, थोड़ा सा इजी किया जाए और एक कुछ नए रास्ते एक्सप्लोर किए जाएं। अब नए रास्ते क्या हो सकते हैं? तो इजराइल को लगा कि यार एक आम फिलिस्तीनी क्या चाहता है, एक आम फिलिस्तीनी भी जो है इजराइल की तरह, जो इजराइल के आम लोग हैं इस तरह से उसकी भी इच्छाएं होती हैं, उन्हें भी एजुकेशन चाहिए, उन्हें भी सैलरी चाहिए, पैसा चाहिए, उन्हें भी अच्छी एजुकेशन, अच्छा हेल्थ चाहिए, उन्हें भी अपने बड़े बुजुर्गों के लिए सही ट्रीटमेंट चाहिए। तो क्यों ना हम लोग फिलिस्तीनियों को ये सब प्रोवाइड करें और एक शुरुआत करते हैं जिससे कि थोड़ा सा पीपल टू पीपल कांटेक्ट होगा, जिससे कि थोड़ा सा संबंध बेहतर होंगे और कुछ रास्ते नए एक्सप्लोर कर पाएंगे हम लोग। अब रहना तो यहीं पर ही है, ठीक है, ना फिलिस्तीन के जाने वाले ना इजराइल के जाने वाला, दोनों तो रहना ही है, तो संबंध ठीक कर लेते हैं। और इसी बीच में इजराइल इस स्ट्रैटेजी पे काम करता है और इजराइल और गाजा के जो बॉर्डर होता है, अगर मैं आपको यहां दिखा पाऊं आपको, इजराइल और गाजा का जो बॉर्डर होता है, यहां पर इसे देख पा रहे हैं, ये तो उसकी फोटो है, इस फोटो समझ लेते हैं, यहां पे थोड़ा सा इस फोटो समझते हैं, यहां देखिए आप थोड़ा समझ पाएंगे इसको, ठीक है। इजराइल और गाजा के जो बॉर्डर पे जो इलाका है, उस इलाके को थोड़ा डेवलप किया जाता है कि इस तरफ जो है वो फिलिस्तीन है, इस तरफ जो है आपका इजराइल है, और इजराइल के बॉर्डर के पास जो भी जगह होती है वहां पर हॉस्पिटल्स होते हैं, स्कूल्स होते हैं, ठीक है, और वहां पर काम करने के लिए कुछ साइट्स भी होती हैं। तो गाजा के बहुत सारे फिलिस्तीनी लोगों को बोला जाता है कि आप आके यहाँ काम करो, तो उनकी एक सैलरी बन जाती है। पहले तो इजराइल ने ये फेंसिंग कर रखी है, पूरा ये आप देख रहे हैं, ये पूरा फेंस कर रखा है, यहाँ पूरा का पूरा बाड़ा बना रखा है कि भाई ना कोई इधर से उधर जा पाएगा ना इधर से उधर आ पाएगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट बनाने के लिए इजराइल क्या करता है कि अपने इलाके में यहाँ पे स्कूल और हॉस्पिटल वगैरह सब खोलता है, और हर सुबह बहुत सारे जो फिलिस्तीनी लोग हैं वो काम करने जाते हैं, ठीक है, काम करके उनको सैलरी मिलती है, वापस आ जाते हैं। ये कई टाइम तक चलता रहा। अगर कभी किसी फिलिस्तीनी को तबियत खराब होती थी तो वो भी यहाँ पे आके हॉस्पिटल में आ जाता था, ठीक है, और बच्चों को पढ़ना था वो भी आता था। एक थोड़ा पीपल टू पीपल कांटेक्ट हो रहा था अक्रॉस बॉर्डर फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में। अब ये कुछ चलता रहा और इजराइल भी थोड़ा सा रिलैक्स मोड में था अनटिल अनलेस 7 अक्टूबर 2023 तक। 7 अक्टूबर 2023 तक चीजें चल रही थी बेहतर, दोनों चल रहे थे, लेकिन इजराइल को ही नहीं पता था कि इसके पीछे क्या चल रहा है। जो लोग ये आ रहे हैं, इसलिए बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो कि इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे थे कि इजराइल के लोग का स्वभाव कैसा है, कब ये उठते बैठते हैं, कब ये एक्टिव मोड में रहते हैं, कब ये डिफेंसिव मोड में रहते हैं, कब ये रिलैक्स मोड में रहते हैं, और आने जाने के कितने रास्ते हो सकते हैं, कब पेट्रोलिंग मजबूत होती है, कब हल्की पड़ती है, ऐसी इंफॉर्मेशन लगातार गैदर करते हैं। और ये लगातार प्रोसेस चला है, कई टाइम तक, कई साल तक चला है ये प्रोसेस, सारी इंफॉर्मेशन गैदर की जाती है। और 7 अक्टूबर 2023 को, जिस दिन इजराइलियों का एक त्यौहार होता है, उस दिन रात को जब पूरे इजराइल के जो लोग हैं वो, जैसे हमारे हिंदुओं में दिवाली होती है वैसे इनका त्यौहार होता है, तो उस दिन जब रात को रिलैक्स थे तो बहुत सारे जो फिलिस्तीनी लोग थे, जिसमें हमास के लोग थे, वो अटैक कर देते हैं, और इस तरह से बुलडोजरों के साथ ये पूरा ये तोड़ा जाता है और यहां पर वो एंटर करते हैं। और एंटर करने के बाद जो कि बॉर्डर पर जितने भी इजरायली के लोग थे, लगभग 1200 लोगों को मारा जाता है। इसमें बच्चे हैं, बूढ़े हैं, छोटे बच्चे भी हैं, औरतों का रेप किया जाता है, उनके पतियों को या उनके बॉयफ्रेंड को गर्दन काटी जाती है, सब कुछ होता है, ब्रूटलिटी होती है, ठीक है। और लगभग 200-250 लोगों को किडनैप करके ये लोग
अपने साथ ले भी जाते हैं। अब ये एक टोटल फेलियर था, इंटेलिजेंस का फेलियर था इजराइल की तरफ से। अमूमन ऐसी उम्मीद नहीं की जाती है कि इजराइल के जो मोसाद है या इंटेलिजेंस है वो फेल हो जाए, इतने बड़े लेवल फेल हो जाए कि इनको पता ही ना लगे कि इतना ज्यादा जो है ये प्लानिंग कर रहे हैं पिछले इतने सालों में और इतना बड़ा अटैक करेंगे। और ये अटैक क्या है, हॉलोकॉस्ट के बाद इतना बड़ा अटैक है, यानी कि हिटलर ने इतना बड़ा अटैक किया था जब इतने लोगों को मार दिया था, उसके बाद 1200 इजरायली कभी नहीं मरे। अब ये 7 अक्टूबर को हो जाता है और इसके अंदर सिनवारी जो थे मास्टरमाइंड माना जाता है कि इस पूरे प्लान को बनाने में, एग्जीक्यूट करने में सिनवारी करा। 7 अक्टूबर 2023 के बाद से फिलिस्तीन के जो राष्ट्रपति हैं बेंजामिन नेतन्याहू, ये बोलते हैं कि अब हमें बदला लेना चाहिए और यहां से बदला लेने की जो है वो काम शुरू होता है। इंटेलिजेंस को मजबूत किया जाता है और उसके बाद 4-5-6 महीने के बाद आप देखते हैं कि पेजर अटैक होना शुरू होते हैं। उसके बाद हिजबुल्लाह का, चाहे वो आपका नसरुल्लाह, उसको मारा जाता है, या हमास का जो लीडर है सिनवारी, उसको मारा जाता है। अब ऐसा माना जा रहा है कि सिनवारी के मरने के बाद उसका जो छोटा भाई है उसको बनाया जाएगा हमास का लीडर। और यह भी माना जा रहा है कि ईरान जो है वो एक ऐसे व्यक्ति को बनाना चाहता है जो कि गाजा में ना रहता हो, बाहर रहता हो, क्योंकि उनको डर है कि किसी को बनाएंगे तभी उसको मार देगा। जैसे कि नसरुल्लाह केस में हुआ था कि नसरुल्लाह के मरने के बाद जो उसका रिप्लेसमेंट आया था उसको भी 2 दिन में मार दिया गया। तो ये एक चांस रहता है जैसे बाहर एक बंदा बना कि बाहर से वो ऑर्डर दे और बाकी जो लोग हैं वो काम करते रहे। ठीक है, नेतन्याहू बोलते हैं कि ये जो लड़ाई है ये खत्म हो सकती है, अभी खत्म हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिलिस्तीनी के लोग जो हैं वो हमास को सरेंडर बोले करने के लिए और हथियार छोड़ दें और जो बंधक बने हैं उन लोगों को छोड़ा जाए। अब जो बंधक बनाए गए हैं उसके अंदर बहुत से इजरायली के लोग भी हैं और लगभग 22 से 23 कंट्री के अलग अलग लोग हैं, यानी अलग अलग कंट्री से कुछ और भी लोग हैं, सिर्फ इजरायली यहूदी नहीं है, और भी लोग हैं इसके अंदर। तो उनको छुड़ाने की बात है। अभी तक वो लगभग 97 लोग, ऐसा माना जा रहा है कि 97 लोग ऐसे हैं जो भी बंधक हैं इसके अंदर, जिनको इजराइल ढूंढ रहा है। ठीक है, तो अब ये मैटर जो है, आपने देखा कि सिनवारी को मारना क्यों इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये पिछले 1 साल के जो 1 साल के बदले की भावना थी इजराइल की मदद, वो ली जा रही है। ठीक है, अब सिनवारी मास्टरमाइंड है, उसे खत्म कर दिया गया है, नए लोग आएंगे और ये हो सकता है इजराइल उसको भी एलिमिनेट कर दे। और तब तक ये एलिमिनेट चलेगा जब तक, मुझे लगता है कि जब तक ये प्रॉपर जो है ये इजराइल और ईरान के बीच का जो मैटर जो है वो शॉर्ट आउट नहीं हो सकता। जब तक ईरान जो है जो अपने प्रॉक्सीज को, जो प्रॉक्सी का मतलब क्या होता है कि अपनी तरफ से जो ये यमन के अंदर हुती हो गए, ठीक है, लेबनान के अंदर आपका हिजबुल्लाह हो गए और आपका जो हमास है यहां पर, इनको फंड करना नहीं बंद करता। ठीक है, जब या तो ये सब खत्म हो जाए या कोई ऐसे सिचुएशन में आ जाए जहां पर चीजें थोड़ा सा बैलेंस हो जाए, तब तक तो शांति होती लग नहीं रही है। इजराइल ने भी बोल दिया है कि जब तक हम इसे खत्म नहीं कर देंगे तब तक हम मतलब शांति से बैठेंगे नहीं। और जिस तरह से ईरान ने लगातार अटैक किए हैं, बैलिस्टिक मिसाइल वगैरह भेजी हैं, और इजराइल ने कहा है कि हम जवाब अपनी शर्तों पे देंगे, अपने समय पे देंगे, तो आप थोड़ा वेट कीजिए, हो सकता है कुछ समय के बाद, हो सकता है 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 3 महीने बाद, तब तक जब तक इजराइल कंफर्टेबल नहीं हो जाएगा, उसके अपने आसपास की प्रॉब्लम जो है, हुती हो गए, हिजबुल्लाह हो गए और हमास को बिल्कुल जीरो डाउन नहीं कर देगा, तब तक ईरान से लड़ेगा नहीं। और जब इसको पूरा जीरो डाउन कर देगा कि अब खतरा नहीं रह गया है, तब वो ईरान से फिर इस जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसका वो बदला लेगा। अब इसके बाद क्या होता है मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। आगे वीडियो में इतना ही था, धन्यवाद।